गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी टीम में एक बार मैसेज ड्रॉप करिए दैट एवरीवन कैन ज्वाइन एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ सेशन इन जस्ट 1 or 2 minutes। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी टीम में एक मैसेज को ड्रॉप करिए। हम 1 से 2 मिनट में हमारे सेशन को बिगेन करेंगे। आप प्लीज सभी लोगों से बोलिए कि वो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें। प्लीज डू नॉट वेट कि यूट्यूब पे है, काफी देर तक रहेगा, बिकॉज एज एज यू ऑल अवेयर कि हम लोग ज्यादा समय तक सेशंस नहीं रहते हैं। तो प्लीज आप अपनी टीम को बोलिए जल्दी से ज्वाइन करें दैट दे कैन गेट गुड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो मीन टाइम पीपल आर ज्वाइनिंग इन। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा नवरात्रि है ना, वी से दिस नवरात्रि डे टुडे इज 8th डे एंड वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग दिस नवरात्रि with a with lots and lots of excitement. So today let's begin our session, and that is going to be on heart health. So before starting the session, let me introduce myself. My name is Shirley and I am from marketing team, and today I am the host of this session, and today we are going to talk about heart. So before talking about heart, है ना, let's create some excitement. Okay, so because this session is on YouTube, so let me see है ना, how many of you are excited टू हियर एंड लर्न अबाउट दिस सेशन। तो चलिए आज के हमारे सेशन को हम लोग बिगेन करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले है ना, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा रिएक्शन करें, आप थोड़ा सा रिएक्ट करें, आप थोड़ा सा स्माइल करें। और केवल आई नो, देखिए मैं चाहूंगी केवल वही लोग रिएक्ट करें, वही लोग स्माइल करें जो लोगों को लगता है कि हमारा हार्ट बहुत हेल्दी है और हमारे पास में हार्ट है। तो सबसे पहले तो आप बताइए, जितनों को लगता है कि हमारे पास में हार्ट है ना, वो जल्दी जल्दी से मुझे थम्स अप दीजिए। लेट मी सी ऑन यूट्यूब कितने लोग थम्स अप दे रहे हैं और कितने लोग बात कर रहे हैं, कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं और कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम देखते। ओहो, चलिए बहुत सारे लोग अपने अपने हार्ट मुझे भेज रहे हैं। और भी लोग आई कैन सी काशीराम जी। ओके, आई कैन सी विमल जी इज देयर। और जल्दी जल्दी से एवरीवन, आई वांट टू सी एवरीवनस हैंड। एस एस बी बाली इज देयर, रविंद्र जी इज देयर, सुरेश इज देयर, अभिषेक कुमार इज देयर। ओके, अशोक शेट्टी इज देयर, राजू जी इज देयर, एस रॉबिन इज देयर, Vidya Sagar is there. Okay, we can see Bablu Jha is there. Sachi Ojha is there. Hetal is there. But still, see friends, until and if you all are not going to give me more reaction, I'm not going to start the session. Let's see how many of you. So see, there are so many people watching us, and we can see the excitement. Very good. Okay. So yes, I can see Shilpi ji, Abhijit Rajput is there. MD Amul is there. Poonam ji is there. Okay, so we can see lots and lots of hearts and reactions coming. So thank you so much, everyone, for this wonderful, uh, meaning giving love, showing that you all are there and you all are listening to us. So today, let's start the session. Let's begin. So today, again, we'll keep it in mix. We will try that. It should not be only in Hindi. It should not be only in English. We'll try to mix and keep. So let's start the session. And today we are going to talk about heart, है ना? Because heart, if we talk, it is the most important organ of our body, and आई वुड बी सेइंग सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग ऑर्गन है ना। आई थिंक सो आप सब लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं। देखिए, फ्राइडे के बाद में सैटरडे आता है, हम सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि संडे आने वाला होता है और हमें लगता है कि संडे है, संडे छुट्टी का दिन है ना। सो संडे इज गोइंग टू बी हॉलीडे, सो वी ऑल टेक हॉलीडे, वी ऑल गेट अ प्लेट, वी ऑल ट्राई टू रिलैक्स एंड एवरीथिंग। जस्ट इमेजिन, बट आवर हार्ट है ना, it never says that I want to take leave. I want to take chutti. है ना? Our heart never says that. And this day, our heart will, if our heart will say like that, you all know what is going to happen. So today we are going to learn about our heart health. है ना? कि how? Because in this today's scenario, today's atmosphere, है ना? Today what all we are seeing, we all are facing lots and lots of challenges. So today we are going to talk about our heart health, and for that we have a wonderful expert over here, है ना? So if I tell you about that expert, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन एक्सपर्ट को पहले भी सुना है। हमारे जब लिव 360 के सेशंस होते थे, दैट टाइम यू हैव हर्ड दैट एक्सपर्ट। आपको उनके सेशंस काफी अच्छे लगे, है ना?
Her name is Aparna Damle. And when we talk about Aparna, Aparna is having huge experience. है ना? She is having 22 years of plus experience. She is from our research and development team. So today, with her expertise, she is going to talk about our most important organ, and that is heart health. So without wasting time, I would like to invite on this virtual stage अपर्णा. बट व्हेन अपर्णा इज गोइंग टू कम, आप लोग जहां पर भी बैठे हैं, बस आपको अपने दोनों हाथों को उठाना है और जोरदार उनके लिए क्लैप करना है. तो चलिए, आई कैन, चलो मैं देख सकती हूँ, आई विल जस्ट सी ऑन यूट्यूब कितने लोग क्लैप कर रहे हैं उनके लिए. तो अपर्णा, ओवर टू यू. गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन. आज वर्ल्ड हार्ट डे है और आज के इस दिन मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ. आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट. एंड आई ऑल्सो होप फ्रॉम टुडेज सेशन यू वुड टेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाई इनटू योर ओन लाइफ, ऑल्सो टॉक अबाउट इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ऐसा मैं विश करती हूँ. और मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ. कितने लोग हार्ट के बारे में सोचते भी है. आज का जो सेशन है वो है न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल फॉर अ हेल्दी हार्ट. तो इस सेशन के माध्यम से आप जानेंगे हार्ट के बारे में. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की है, आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है. आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, आप इससे बहुत कुछ जानेंगे. जब हम अपने हार्ट के बारे में सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं, जैसे शर्ली ने बताया, इट इज द लाइफ लाइन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. इट इज द बॉडीज टायरलेस इंजन, राइट? एग्जैक्टली लाइक अ वेल ट्यून्ड कार. इट सप्लाइज द फ्यूल, द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द एंटायर बॉडी, राइट? Without fail, not even taking a single break. From the day you're born till the last breath, your heart is beating every day. And many of the times we don't even think about it, right? Each beat of the heart reminds us that we are alive. It is the central powerhouse of our life. It is the organ which gives us all the energy and vitality, right? By supplying nutrients and oxygen to the entire body. हमारे बॉडी का हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये बिल्कुल टायरलेसली काम करता है दिन रात. लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, है ना? कितने लोग सोचते हैं इसके बारे में? आप अपना जवाब दे सकते हैं लाइव चैट पे. क्या आप उस तरह का केयर दे रहे हो अपने हार्ट को? डू वी रियली केयर फॉर आवर हार्ट द वे इट हैज टू बी, राइट? But the statistics do not tell that. The global statistics, the India statistics is extremely alarming, wherein we see that close to 2 crore deaths which happen every year is because of cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases are any disorder which is related to our heart and its blood vessels. 33% of all the global deaths is because of cardiovascular diseases, and more than 75% of cardiovascular diseases death takes place in low and middle income country, and unfortunately even India falls in that bracket. If you can see on the right side half of the slide, CVD, which is cardiovascular diseases, is the highest number of death causing non-communicable disease, which is something which does not spread from one person to the other. So cardiovascular disease ऐसा एक क्लास है जिसमें सारी बीमारियां जो हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, वो इसके अंतर्गत आती है. और आप देख सकते हो कि 2 करोड़ से भी ज्यादा या उसके करीब करीब लोग इससे पीड़ित है, इससे मरते हैं हर साल. और इंडिया भी इससे बहुत दूर नहीं है. WHO के हिसाब से 2016 में भारत में 63% ऑफ जो मृत्यु हुई है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हुई है. उसमें से 27%, 27%
is because of cardiovascular disease. उसमें भी और अलार्मिंग फैक्ट ये है कि younger age group is getting more and more affected. 40 to 69 years age group, 45% of the death what is happening in this age group is because of cardiovascular diseases. ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, बट these are the facts one needs to know. जब तक वो हम तक नहीं आती, हम उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. हम जानते हैं कि कैसे हमारे आसपास के लोग भी इससे ग्रसित है. They are also affected. Before we go to the next slides, let us understand a little more about our heart and its blood vessels. So basically heart and our the blood vessels, the arteries and veins and capillaries, they all together form the circulatory system, which we all know. We have been studying this from our school days, right? This is the muscular organ which beats every day all through the year, right? Supplying fuel, which is nutrients and oxygen, all to the body through the arteries. Arteries are those thick walled blood vessels. They are like pipes which carry the blood in a unilateral single direction, right? The blood travels from the heart to the arteries to various parts of the body. Imagine like a tree. The tree trunk is the heart, and from there branches out different levels of branches, right? The thicker branches, from there the smaller branches. Very similar to it, our circulatory system made of complex network of blood vessels supply nutrients to different parts of our body. This is an enclosed system, and there is no scope of blood being leaked out from anywhere. It is at the cellular level where the nutrient and oxygen is exchanged at the capillary level, right? These are the capillary network, what you see. So the nutrients and oxygen is exchanged at the cellular level, and the waste products, which is the carbon dioxide, is sent back to the blood, which is taken by the veins back to the heart. So it's a single direction movement which is happening. हार्ट जो है सब मस्कुलर ऑर्गन है जो हमेशा धड़कता रहता है. ब्लड वेसल के माध्यम से हार्ट उसको पंप करता है अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, अप टू सेल्स, जो सबसे छोटे जीवाणु हैं सेल्स, उस तक पहुंचाते हैं. और कैपिलरी जो है, जो सबसे छोटा ब्लड वेसल है, वहां पे ब्लड का एक्सचेंज होता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आता है, ऑक्सीजन सेल्स ले लेते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जो ब्लड है, खून है, वो वापस अपने हार्ट में पहुंचता है और हार्ट उसको क्लीन करता है. हार्ट अगर हम बोल रहे हैं कि एक बार भी नहीं स्टॉप होता है बिना ब्रेक के, उसको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है. इसीलिए हार्ट को एनर्जी सप्लाई करने के लिए हार्ट के सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये हर एक सेल का पावर हाउस बोला जाता है. आपने सुना होगा बहुत इसके बारे में. और रिसर्च बताता है कि हार्ट जो है 5 kg तक एटीपी बनाता है. एटीपी एक एनर्जी है, करेंसी है. जैसे हम नोट यूज करते हैं, वैसे ही बॉडी जो है वो एटीपी के माध्यम से एनर्जी यूज करता है. और सिर्फ हार्ट 5 kg तक एटीपी जनरेट करता है, क्योंकि उसको दिन रात एनर्जी की जरूरत होती है. और so the heart cells contains a lot of mitochondria, which are the powerhouses of each cell, which is present in every organ, every cell of the body. But depending on the requirement, the number of mitochondria varies from organ to organ. Especially in skeletal muscle, it is in the highest quantity, as well as in the heart. And in skeletal muscles as well, it can go very high in the active stage when we are running, or when the requirement of energy is maximum. Similarly, in heart, up to 5 kg of ATP is generated every day, is what the study says, which is so very interesting. Some interesting facts about the heart. I will not go through everything, but some of the important and interesting ones are
our heart beats 1 lakh times every day. And of every average human, it beats more than 2.6 billion times, double the number of our population, Indian population. So you can imagine the quantity of work our heart does in its entire lifetime. Runners have the lowest risk of heart disease because we know they are very active and keep their nutrition is good, and therefore the risk of heart disease is much lesser in runners. Just walking 6,000 to 10,000 steps a day cuts the heart health risk by 42%, and it goes on improving as and when the steps increases. The average heartbeat of a woman is 8 beats more than a man's heartbeat. That is very interesting. And also every cell in the human body gets the blood from the heart except for the cornea, which is in the eye. जो हमारा हार्ट है वो हृदय है, 1 लाख बार हर रोज धड़कता है, और एक मनुष्य के जीवन काल में 2.6 बिलियन टाइम्स, मतलब हमारी जो जनसंख्या है उसके डबल टाइम धड़कता है. रनर्स जो है उनका जो हार्ट डिजीज होने के चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि वो अपना फिजिकल एक्टिविटी हाई रखते हैं. वॉकिंग सिर्फ 6,000 से 10,000 स्टेप्स एवरी डे जो है हमारा हार्ट जो डिजीजेस है उसके होने के रिस्क को 42% तक कम कर देता है. और जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ाते हैं ये रिस्क और भी कम होता जाता है. एक औरत का हृदय 8 बार इन अ मिनट ज्यादा बार फास्टर धड़कता है एक मैन के कंपेयर में, और हमारे बॉडी के हर एक सेल में ब्लड पहुंचता है, सिर्फ कॉर्निया में नहीं जाता है. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे ब्लड वेजल्स के बारे में. इतने एक्सटेंसिव नेटवर्क है हमारा ब्लड वेजल की, वो एक के बाद एक अगर हम उसको एक पाइप की तरह ऐसे सजाए तो पूरे हमारे अर्थ को 2 बार वो ऐसे लपेट सकता है. हमारा आयोर्टा इतना सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी है, दैट इज द डायमीटर ऑफ अ गार्डन होज, इतना मोटा एक पाइप की तरह होता है, जबकि जो कैपिलरीज है वो हमारे एक बाल से भी पतले हो सकते हैं. So the capillaries can be as small or thinner than the one hair strand, right? And also the blood vessels, when we keep laid end to end, it can wrap the earth twice. So these are some very interesting facts about the circulatory system and the blood vessels. Cardiovascular disease, as I already mentioned, is a class of disease that affects heart and the blood vessels, any part of the heart and the blood vessels. So heart diseases are something which includes your coronary artery disease, which can be a problem with your walls or the muscles or your the cells or its heart rate. It can be anything related to the heart. And the circulatory disease is anything which is related to your blood vessels, wherein even the high blood pressure, high cholesterol, your stroke, atherosclerosis, the narrowing of your arteries because of deposition. These are all part of circulatory diseases. What happens in these conditions? There can be various complications, of course, because the oxygen supply is reduced, is hampered, and the nutrient supply is also not happening properly, and that leads to blood clots, blockages, and affecting our overall health. Interestingly, the symptoms what we see in men versus women is different. In men, it's quite dramatic. They develop chest pain combined with sweating, shortness of breath, nausea, vomiting, pain that spreads from chest to neck, jaw, and then to arms. They may feel dizzy, or they may also, lose their consciousness. But in women, it is less dramatic. More often it is missed because the general symptoms are fatigue, trouble in sleeping, anxiety, difficulty breathing, indigestion, which more often are never related to heart, right? More often it is not connected to the heart, and therefore we tend to miss it. Therefore, it is very important that we undergo annual health check
so that early signs can be detected, especially men and women in the age group of 35 and above definitely should have an annual health check so that they can detect small changes which are happening in the body, especially to the heart related parameters, which can detect any early signs. जो सिम्टम्स है मेन और विमेन में काफ़ी अलग है. मेन में जो है आदमियों में वो बहुत ड्रामेटिक होता है, उसमें पता चल जाता है, उनके चेस्ट में पेन होता है और उनको स्वेटिंग होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, नॉसिया वॉमिटिंग होने के चांसेस है, पेन बढ़ता जाता है उनके चेस्ट से नेक, जॉ और आर्म्स की तरफ, उनको चक्कर आ सकते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं. लेकिन विमेन में ये बहुत ही लेस ड्रामेटिक है, इसमें पता ही नहीं चलता है क्योंकि उनको सिर्फ थकान हो सकती है, उनको ठीक से नींद ना आ सकती है, चिंता करती है या उनको एक घबराहट सी होती है, उनको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है या उनको इंडाइजेशन बदहज़मी हो सकती है, जो हम जनरली हार्ट इशू के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए बहुत बार मिस हो जाता है और उनका सिवियरिटी बढ़ जाता है. लेकिन विमेन में बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन उनको प्रोटेक्शन रहता है काफ़ी सालों तक, उनके मेनोपॉज तक. उसके बाद ईस्ट्रोजन कम होता जाता है तो उनके भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. क्या रिस्क फैक्टर जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? उसमें दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल जो कि हमारे कंट्रोल में है, जो हम बदल सकते हैं, जबकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है. हम जैसे कि एज, हमारा जो उम्र है हम उसको रोक नहीं सकते, हमारा जो जेंडर है, हम आदमी हैं या औरत, उसको हम बदल नहीं सकते. एथनिसिटी कि हम किस जाति के हैं, या हम यूरोपियन हैं या हम एशियन हैं, साउथ एशियंस हैं, ये निर्भर करता है कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना है. फैमिली हिस्ट्री भी डिपेंड करता है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है तो उनका रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है. ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, हाइपरटेंशन जो हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये सारे रिलेटेड है हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस से कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, कितना फिजिकल एक्टिविटी है, कितना हम सोते हैं, कितना हम अच्छे से हम अपना स्ट्रेस हैंडल कर पाते हैं. और हैबिट्स जैसे कि धूम्रपान हो गया, शराब पीने की आदत है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर्स है जो जिससे कि हार्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं. सो द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आर द वन विच आर कंप्लीटली अंडर आवर कंट्रोल, while non-modifiable risk factors are beyond our control. So what is under our control is something which we can modify, like our diet, physical activity, sleep, stress, habits like smoking and alcohol, which we should either stop completely or, you know, in terms of alcohol, reduce its intake. And these are the lifestyle factors which also has an influence on physiological conditions leading to high blood pressure, elevated cholesterol levels, obesity, diabetes. These are the ones which are completely under our control, and therefore these can be prevented by modifying our behavior and our environment around. So hypertension is something which is high blood pressure, right? When the pressure in your blood vessels is too high. That is when chronically when the blood pressure is high above 120 to 80 is when the hypertension sets in. It has become quite common, but if it is not treated early, it can become very serious, because what happens is repeated excessive pressure on the heart leads to hypertrophy, that is thickening of the walls as well as enlargement of the heart, and its efficiency drops. And because of that can lead to various heart ailments, also heart failure. And this again, as I mentioned, is completely lifestyle driven. Also has the modifiable non-modifiable risk factors like your sex, that is gender, or your ethnicity also, but most of them can be managed through your lifestyle choices. Interestingly,
Studies also reveal that even if you have a family history, if you manage your modifiable risk factors better, your chances of getting CVD reduces drastically, as low as any normal individual will be at risk, right? Because these are the epigenetic changes which you will drive. Therefore, that has an implication on your genetic predisposition. Generally, CVD is associated with higher age. Now we know that how the age is coming down because of our lifestyle. But alarmingly, this has also increased in kids and adolescents, which is extremely alarming. We should be worried about, mainly because of our lifestyle habits. टिपिकली जो सीवीडीज है, जो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस हैं, बड़ों के साथ, जो बहुत ही जो बूढ़े होते हैं उनके साथ एसोसिएट किया जाता था पहले. लेकिन हम अब जानते हैं कि कैसे बहुत सारे हम स्टार्स को भी जानते हैं जो बहुत ही कम उम्र में भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं. लेकिन अभी रिपोर्ट्स बताता है कि इवन एडोलेसेंट जो छोटे बच्चे हैं, 6 वीक से 18 साल के बच्चे, एडोलेसेंट जो 12-18 साल के बीच के बच्चे भी हैं, उनमें भी हाइपरटेंशन जैसी जो बीमारियां जो बूढ़ों के साथ कनेक्ट किया जाता था, एसोसिएट किया जाता था, अभी बच्चों में पाया जाता है. और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से है. हाइपरलिपिडेमिया, जैसे मैंने बताया, इज एक्सेस लिपिड्स और फैट्स इन द ब्लड. What happens is when there is excess cholesterol in the blood, it damages our blood vessels. This damage attracts increases the inflammation and attracts the inflammatory cells, attracts the immune cells. They think that there is a damage and it has to be rectified. And thereby, in all this process, the cholesterol also deposits, and therefore it blocks the blood vessel and easy movement of the blood. And this creates a blood pressure, right, on your heart, and therefore the heart suffers. Now, cholesterol is not bad. It is an important molecule required by our body. Cholesterol is contributed both internally. Our body also makes cholesterol because it's a necessary molecule. Also, a diet contributes to cholesterol. Cholesterol is required to make sex hormones like progesterone, estrogen, or testosterone, and even vitamin D for that matter. They are also part of the cell membrane, which is very important for the structure of the cells. But when it gets excess, that is when the deposition happens, leading to plaque and atherosclerosis and heart attack. कोलेस्ट्रॉल जो है, जो अगर कम मात्रा में है, एक ऑप्टिमल लेवल्स पे है, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए. जैसे सेक्स हार्मोन्स बनाता है, विटामिन डी बनाता है, हमारे सेल जो सबसे छोटे जीवाणु हैं, सेल्स है, उसका जो मेम्ब्रेन है, उसका बाहरी जो परत है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसके स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए. लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे डाइट से भी कंट्रीब्यूट होता है, रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, these are some of the sources from which there is excess cholesterol which gets into our bloodstream. That is when it damages our blood vessels and leads to various heart ailments. The other important aspect is the cardiac dysfunction. As I mentioned before, the heart requires a lot of energy, right, for performing day in and day out. But then when there is excess lipid accumulation, the heart is damaged, because when there is excess lipid accumulation, there's more inflammation, there's more oxidative stress because of lot of reactive oxygen species, and these damages the mitochondria, which is the powerhouse, and therefore the production of energy reduces, and this also has a huge implication on our heart function. How do we prevent this? What does American Heart Association, one of the very well-known organizations, very revered organizations
give us some simple solutions, which is called as Life's Essential 8. What does it say? We need to be more active. We need to eat better. We need to sleep better and quit smoking. These are some of the lifestyle changes which we need to bring, which will also help us in managing our blood pressure, control cholesterol, manage our weight, and manage blood sugar. American Heart Association has given several ways to improve our heart health, right? This is one of such infographic which you can find in American Heart Association, which talks about 10 different simple ways to improve our heart health. Every one of us know most of it. It is more of a reminder for us to adopt and adapt it into our life in everyday life. To increase physical activity. Most of us have a sedentary lifestyle. Therefore, it's important that we include some form of physical activity in our everyday life. CDC talks about 150 minutes of exercise or physical activity every week, right? Which can be distributed into 30 minutes for 5 days, or depending on how you want to distribute it. You should add a lot of variety of fruits and vegetables. No brainer, we all know it is rich source of fiber, vitamins, minerals. Add high amount of protein sources, which is coming from plants or seafood. Incorporate whole grains, because these are the ones which give us those complex carbohydrates necessary for managing our blood sugar levels. We should use more of non-tropical liquid plant oils, which means that the plant oils which do not solidify under room temperature, they are less in saturated fat, such as the mustard oil or your peanut oil, canola oil, olive oil. All these oils come under the category. Eat minimally processed food. More and more we process a food, all the nutrients are lost. And thereby it's important we avoid these processed food as much as possible. Minimize sugar, cut down on salt, and limit our alcohol consumption. Similarly, they have given a lot of such tips and tricks, like including different colored fruits and vegetables, because we all know it is high in nutrients, vitamins, minerals, has high fiber. It gives us satiety for a longer time. It also is high in water content and also reduces the risk of various health issues. Similarly, good fats can be coming from fish, which is the sea fish, right? Because they are the fatty fish which are rich in omega-3 fatty acids. Include a lot of nuts, unsalted nuts, not roasted, fresh nuts, or the dried nuts which are not salted, like almonds, hazelnuts, peanuts, it can be pistachios or your walnuts, pumpkin seeds. All of them are good fats. हमारे डाइट में हमें गुड फैट इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत है. फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट वेजिटेबल, अलग अलग रंग के, बिकॉज ईच हर एक जो फ्रूट और वेजिटेबल है अलग अलग रंग के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो किसी भी डिजीज होने के चांसेस है उसको, रिस्क फैक्टर को बहुत कम कर देता है. उसी तरह गुड फैट जो है, जो अनसैचुरेटेड फैट है, ओमेगा 3 से भरपूर है. फिश जो सी से, समुंदर से आते हैं, सी फूड जो जिसको बोलते हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैकरल, सार्डाइंस, सैल्मन, एंड उसको हमें हमारे डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. उसी तरह से नट्स जो है, जो पीनट्स है जो हमें मिलते हैं यहाँ पे, आलमंड्स, वॉलनट्स, बहुत सारे तरह के सीड्स, पंपकिन सीड्स हो गए या सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं. उसी तरह से एवोकाडो जो है, जो बटर फ्रूट बोलते हैं, वो भी गुड फैट में बहुत हाई पाया जाता है. उसमें बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स भी पाया जाता है. ऑयल्स में भी हमें नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स, मतलब जो वेजिटेबल ऑयल रूम टेम्परेचर में हार्ड नहीं होना चाहिए, लिक्विड ही रहना चाहिए, उस तरह के ऑयल, जैसे ग्राउंडनट ऑयल
या मस्टर्ड ऑयल, इन सब का हमें उपयोग करना चाहिए। सनफ्लावर ऑयल जो प्लांट सोर्सेस से आते हैं। So basically, we should take charge of our food environment. It becomes very easy to eat out because we feel lazy, we are tired. But then what is important every day to remind ourselves is our body craves for food which is fresh, which is home cooked. And you can also control your portion sizes. Eat only till you are 80% full. Eat early because you need to give at least 12 hours of gap between your dinner and breakfast, because that is the time when our body recoups, repairs itself from the entire day's work. It does not have to think about digestion, concentrate on digestion, but on removing all the waste from our brain, from various organs, and to repair. Plan your meals and snacks ahead of time. This is something not many people do, but this is a very important aspect. When you plan your groceries, buy your groceries, ensure you make a timetable or a chart so that you can incorporate a healthy, balanced meal every day, each day of the week. Drink plenty of water and limit the amount of tempting food, because many a times we think that I'll just pick up a chips packet or I'll have some biscuits because I'm very hungry till I make some food. But that is what we have to avoid. That can be done only by not buying those stuff and stocking in our pantry, because that is when we easily reach out, because whenever we are hungry, we typically reach out for unhealthy food. So हमारा जो फूड है हमें अपने अनुसार हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आलस्य आ जाता है, हमें टाइम नहीं रहता है, हम बोर हो जाते हैं खाना बनाने में। लेकिन हमारा हार्ट क्या चाहता है कि हम होम कुक्ड खाना खाएं, घर का बनाया हुआ खाना खाएं, क्योंकि उसमें आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हो। हमें उतना ही खाना चाहिए जब तक हमें 80% फुल ना लगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। जल्दी खाना चाहिए, बहुत देर रात नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें 12 घंटे का गैप देना चाहिए डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में। हमारे मील्स को हमें प्लान करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, और जो स्नैक्स है, फ्राइड फूड है, प्रोसेस फूड है, उसको घर में स्टोर ही नहीं करना चाहिए, सो दैट हम उससे टेम्प्ट ना हो जब हम बहुत भूखे होते हैं। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैक्स है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बताता है, लाइक माइंडफुली टेक अ वॉक so that you're not stressed. While making a coffee, ensure you slice up a vegetable for snack instead of reaching out for some unhealthy snack. Write a diary of what you're grateful for every day, so that your anxiety levels might be better managed. Think about the next day 15 minutes before you sleep, because that relieves you of a lot of tension you might end up losing your sleep on. For people who are tech savvy, this is a mantra: move it, dim it, set it, lock it, block it, various ways through which we can reduce the use of our laptops, our devices, and have a good night's sleep. Don't drastically change your habits from weekdays to weekends, especially your sleep, because that alters our circadian rhythm. So ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स दिए हुए हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के वेबसाइट में। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे वेरियस सब हेडिंग्स दिए हैं: हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस। उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये सब जो हम बोलते हैं लाइफस्टाइल और डाइट रिलेटेड, ये सारे रिसर्च बैक्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल स्टडीज हो रखे हैं, बहुत सालों से हो रखे हैं, जो बताता है कि कैसे एक फ्रूट वेजिटेबल रिच फूड, प्लांट बेस्ड डाइट से, अच्छे एक्सरसाइजेस से हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, उसका रिस्क फैक्टर कम होता है। मैं एक एक करके नहीं जाऊंगी, ये सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जो हम बोल रहे हैं वो स्टडीज में प्रूवन है। सो दीज आर बेसिकली
the lifestyle changes and its effect on heart health are evidence-based clinical trials, right? They are evidence-based, science-based studies, which tells us that managing a good diet, good lifestyle also has a great implication on our heart health. But is this sufficient? When we talk about good food, it looks very good, but then there are a lot of various factors which hampers us from following it. It can be different dietary patterns. Maybe many of the things what I talked about, people may not be consuming it at all, or people might have various health issues or may have absorption issues. Restrictive diet, people might be vegan, or they might be vegetarians, because of which they may not be able to consume something like fish, for example. Or the nutritional level, or the nutritional quantity of our crops might have gone down because of the depleting soil nutrients, right? Over the years, because of repeated farming, the soil might be depleted of nutrients. Or our need for nutrition itself might have increased or has increased because of changing environmental conditions, high pollution, higher use of chemicals, higher stress. And that leads to a lot of oxidative stress and inflammation in our body, chronic, right? And that leads to various health issues. And therefore, we need to provide more and more nutrients so that these can be managed early in life. Or our cooking methods might lead to nutrient loss, or even the transport of the fruits and vegetables or various ingredients, food ingredients might have lost its nutritional value in transport or in storage. So various reasons might lead to a nutritional gap in our diet, and therefore it becomes very important that we supplement our food. Some of the heart healthy ingredients is what I have captured here today. Not everything, but some of the key things which have a lot of strong evidence to have a healthy impact on the heart. One such ingredient is CoQ10. CoQ10 is basically a coenzyme. An enzyme is a protein which helps in fast hastening a chemical reaction, right? And if there is no enzyme, we all know a reaction which might, which takes place in our body, which may take only 1 minute, might take a day, for example. Coenzyme is a non-protein part of the enzyme, like the CoQ10, which gives it structure, which also participates in the chemical reaction. CoQ10 is Co for coenzyme, and Q is for its specific chemical moiety, which is quinone, and 10 refers to its position in the chemical structure. There are various food sources which are rich in CoQ10, from animal sources to plant sources, like sesame seeds, pistachio, and the fatty fishes are also rich in CoQ10, broccoli and cauliflower. Why is it important? As I mentioned earlier, mitochondria, which is present in the heart muscles, right? That is where the energy production happens through the electron transport chain. And in the process, CoQ10 is a very important molecule, which is part of an enzyme, which helps in the formation of ATPs, which is the energy currency of the organ, which is heart. And as we spoke about it already, heart requires tons of energy to function day in and day out. So what happens is CoQ10 is the important coenzyme which participates and helps make more and more ATP. And it's also an antioxidant and therefore helps in maintaining a healthy heart. Studies also have shown that CoQ10 is formed in the body, right? Naturally, the body forms CoQ10, but then its level drops as one ages. You can see in this graph from age 20 to 40 to 80 years, how the CoQ10 has reduced more than 50%.
And therefore that brings in the importance of supplementation of CoQ10. Now you might think that it's only for aged population, but more and more studies have also shown that various other things, like even statins, for example, various other pharmaceuticals also lower the levels of CoQ10. And even the environmental factors also has been shown to reduce CoQ10 levels, and therefore the supplementation of CoQ10 becomes important. And there are several studies, a lot of landmark studies, which have demonstrated the benefit of supplementing with CoQ10. Again, I'll not go through each and every study, but these studies show us that how important CoQ10 is for our heart health. The other important ingredient is omega-3 fatty acid. Now, omega-3 fatty acid also is a good fat which reduces triglycerides and therefore reduces the risk of heart disease and stroke. It also increases HDL, which is the good cholesterol, and reduces blood pressure. This is a type of polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acid, and it is in three forms, which is ALA, mainly coming from plant sources, EPA and DHA from animal sources, which is typically in the fatty fish, while ALA comes from plant sources like flax seeds, chias, and walnuts as well. Omega-3 is required by each and every cell of our body because they form an integral part of the cell membranes. ओमेगा-3 फैटी एसिड फैटी फिश से ही मिलता है, और रिसर्च बताता है कि वो हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, जो बैड फैट है, उस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में उसको कम करता है. गुड कोलेस्ट्रॉल जो है HDL उसको बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ये हमारे प्रत्येक जीवाणु सेल्स में पाया जाता है और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड also reduces inflammation. That is also an important feature because inflammation is something, chronic inflammation is the root cause of most of the health conditions. Interestingly, when you see globally, lot of countries, there is the consumption of omega-3 is very low. Less than 20% of the world population consume marine omega-3 fatty acid, and very low blood levels, less than 4%, is observed in many of these countries: Canada, United States, Brazil, even India. Very low levels of omega-3 is found in our diet. Why? That is because of an imbalance between omega-3 and omega-6. Now, we all again know omega-3 and omega-6 both are polyunsaturated fatty acids, but it is the ratio at which it is consumed, brings about all the difference. All the oils which we consume are rich in omega-6 fatty acids, but our body, research says that our body requires it in a specific ratio of 1:2. Omega-3 is 1 and omega-6 in 2. But again, research says that our diet is such nowadays that the ratio has gone up to 1:20. That is only 1 of omega-3 and 20 of omega-6. And this imbalances the inflammatory cascade in the body. The pro-inflammation increases with omega-6. If you can see here, omega-6 fatty acids increases inflammation. They are pro-inflammatory in nature, while omega-3 fatty acids are anti-inflammatory in nature. Both are required because to balance the inflammation in the body. And how do we get it? Through supplementation or by consuming seafood. Research again says that a lot of publications which talk about how does omega-3 fatty acid manage heart health. So it is done by reducing triglycerides or remnant lipid particles. These are again, cholesterol loaded particles in the blood. They reduce inflammation. They improve the endothelial function, right? These are the cells, endothelial
cells are the ones which line the blood vessels. They are the one which produce a special gas called nitric oxide, which causes the contraction and relaxation of the blood vessels. And that's how the blood moves forward. But if the endothelial function is compromised because of various conditions of cholesterol deposition, hypertension, because of all that, the contractibility or the vascularity of the blood vessels reduces. Omega-3 fatty acid reverses it. Vasodilation is improved. Platelets aggregation, which happens again during plaque formation, is reduced. The blood rheology, basically the blood flow, is well regulated in presence of omega-3 fatty acids, and altogether it contributes to a healthy heart, the cardiovascular health. The other important heart healthy ingredient is garlic. Garlic, sorry if I have to talk about in omega-3 in Hindi, omega-3 fatty acids जो है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बैड लिपिड्स को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं. हमारा जो एंडोथेलियल फंक्शन है, जो ये जो सेल्स है, एक स्पेशल गैस बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारे जो ब्लड वेजल्स का जो पंपिंग एक्शन है उसको बनाए रखता है, उसको वैस्कुलैरिटी को बनाए रखता है. और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स इसका जो वैस्कुलैरिटी है वो बनाए रखता है, एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होता है ब्लड वेजल्स के अंदर उसको भी कम करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, और ये सब मिला के हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्दी रहता है. एक और जो बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक, लहसुन. ये भी बहुत बेनिफिट से भरपूर है. वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, वैसोडाइलेशन को इम्प्रूव करता है. सॉरी, यहाँ पे लोअर्स लिखा है. इट इम्प्रूव्स वैसोडाइलेशन. इट प्रिवेंट्स थ्रोम्बोसिस. जो प्लाक फॉर्म्ड होते हैं वो कभी कभी डिटैच होके कहीं और ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं, उसको भी कम करता है. प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है. ब्लड में जो बहुत ज़्यादा लिपिड होता है उसको भी कम करता है. और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, डिपोजिशन होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल उसमें एक जगह संग्रहित हो जाता है, उसको भी कम करता है. और ये सब मिला के हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है. सो गार्लिक इज द वन विच हैज मल्टीपल बेनिफिट्स. इट reduces the blood pressure, improves vasodilation, reduces lipid levels in the blood, and also helps in preventing atherosclerosis, that is the deposition of cholesterol in the blood vessels, and therefore it reduces the risk of any heart disease. Similarly, there are several studies around garlic. The important ingredient in garlic is allicin. One of the studies, talks about how important it is. We need to select ingredients which or supplements which have declared the allicin levels, because that is one of the important active ingredient which contributes to its benefit. And there are several studies which demonstrates that it reduces blood pressure, it manages lipid levels, and therefore reduces the risk of heart issues. The other important ingredient is to shift to plant protein. Protein is important, but more and more studies now highlight the importance of consuming plant protein. These are two of those very important studies which we always talk about because these are those landmark studies which includes large number of subjects and has happened over a long duration. You can see this first study has happened for 26 years. It's been monitored for over 26 years. Wherein, interestingly, what they have seen is substituting just 3% of our daily calories from animal to plant protein reduces the risk of death from all causes significantly. 34% of the risk is reduced when red meat is swapped with plant protein, and 19% risk of death from all causes is reduced
by replacing eggs with plant protein. This is a very important study to keep in mind. The other study was done in Japan, done for 22 years with 70,000 plus subjects. What they see interestingly is people who consume plant protein had 25% less risk of heart disease. They also had 27% less risk of stroke and 12% less risk of any kind of mortality. ये दो ऐसे जो स्टडीज हैं, प्रोटीन तो हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर का। 16% ड्राई मास, अगर हम बोले 30% ड्राई मास है, उसमें 16% प्रोटीन से बना है। तो हम समझ सकते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोटीन में भी प्लांट प्रोटीन का जो महत्व है वो इन दो स्टडीज से हमें पता चलता है। एक यूएस में कंडक्ट किया गया था 1 लाख से भी ज्यादा, 1,30,000 लोगों के साथ, और जो 26 साल तक उसको मॉनिटर किया, उन्होंने फॉलो अप किया, और उसमें उन्होंने देखा कि सिर्फ 3% कैलोरीज एनिमल टू प्लांट प्रोटीन उन्होंने जब सब्सटीट्यूट किया, मतलब 3% जो कैलोरीज आता है हमारे एवरीडे के फूड, रोज के खाने में, उसमें से हम सिर्फ 3% एनिमल प्रोटीन को प्लांट प्रोटीन से हमने बदल दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो सिग्निफिकेंट था। ऑल कॉजेस ऑफ डेथ के रिस्क से वो हमें सिग्निफिकेंटली कम करता है। रेड मीट, टिपिकली रेड मीट जो मटन और इस तरह के मीट से मिलता है, पोर्क उससे मिलता है, वो अगर हम प्लांट प्रोटीन से स्वैप कर देते हैं तो जो मृत्यु होता है हर तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से, उसकी जो रिस्क फैक्टर है 34% कम हो जाता है। एग्स को अगर हम प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करें तो 19% रिस्क कम हो जाता है। दूसरा एक स्टडी जो जापान में किया गया था, 22 साल तक फॉलो किया उन्होंने लोगों को, 70,000 से ज्यादा लोगों को। ये बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। हम जानते हैं, हम भी क्लिनिकल स्टडीज करते हैं और कैसे सिर्फ 100 लोगों के साथ भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये ऐसा स्टडी है जो 70,000 लोगों के साथ किया गया है, और उसमें उन्होंने ये देखा कि प्लांट प्रोटीन, अगर जो लोग प्लांट प्रोटीन लेते हैं उनको एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज जो है उसका रिस्क 25% कम हो जाता है, स्ट्रोक 27% कम हो जाता है, और एनी काइंड ऑफ जो डेथ होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से वो 12% तक कम हो जाता है। ये ऐसे दो स्टडीज है जो हमें ये भरोसा देते हैं कि प्लांट प्रोटीन वाकई में बहुत ही बेनिफिशियल है एनिमल प्रोटीन के कंपेयर में, क्योंकि हम अगेन जानते हैं कि क्यों। उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं होते हैं प्लांट प्रोटीन में। तो जरूरी है कि हम ये भी ध्यान रखें कि किस तरह का प्रोटीन हम लें। उनमें भी, प्लांट प्रोटीन में भी, सोय प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे रिच फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोटीन है, और स्टडीज बताता है, एक मेटा एनालिसिस यहाँ मैंने डाला है। मेटा एनालिसिस ऐसी स्टडी है जहाँ पे बहुत सारी स्टडीज को एक साथ लेके, इसमें 38 स्टडीज को उन्होंने मिला के देखा है, क्योंकि हर स्टडी में अलग अलग लेवल ऑफ सोय प्रोटीन दिया जाता है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, अलग अलग लोगों के साथ किया जाता है। तो हम लोग को हमेशा डाउट रहता है कि ये स्टडी काम किया कि नहीं, क्योंकि कुछ स्टडीज में उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ स्टडीज में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मेटा एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, और ये पता लगाया जा सकता है कि सारे स्टडीज को अगर मिलाया जाए, क्या उनमें भी अगर हम एवरेज में देखें तो क्या प्लांट प्रोटीन, सोय प्रोटीन बेनिफिट देता है कि नहीं। इसमें इंटरेस्टिंगली ये देखा गया था कि सोय प्रोटीन जो है, जो कि प्लांट प्रोटीन है, वो कोलेस्ट्रॉल को और बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को सिग्निफिकेंटली कम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 25% तक कम करता है टोटल कोलेस्ट्रॉल को। सो इससे हमें पता लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट प्रोटीन। उनमें भी सोय प्रोटीन बहुत हमको बेनिफिट देता है,
बहुत ही उसके रिच बेनिफिट्स है, स्पेशली हार्ट हेल्थ में, क्योंकि लिपिड, हाई लिपिड अमाउंट इन द ब्लड is something which is one of the major risk factor in any heart ailment, right? So this is one such meta-analysis have put together, which is a combination of several studies wherein they have taken studies ranging from 17 to 124 gram of soy protein supplementation, and they have seen that the benefit in reducing cholesterol is significant. So with that, I would like to conclude that it's not only about diet, it's not only about exercise, or it's not only about supplementation. It's a holistic approach which helps in giving you a healthy heart, which maintains your heart health. Because balanced nutrition helps in supporting healthy blood vessels, cholesterol, and blood pressure. Physical activity, it strengthens our heart and improves circulation. We need to avoid sitting for long hours and inculcate some kind of physical activity on a daily basis. The lifestyle choices what we make, managing our stress better, quitting smoking, and reduction or stopping alcohol, they play a very important role and go a long way in maintaining our heart health. Supplements also play an important role because they complement the diet. They fill the nutritional gap. They are not substitute for a good healthy diet, but they complement our diet by filling those nutritional needs or the gaps created by various reasons which we talked about earlier. So we need to integrate all these factors so that we have a healthy heart, and we all take this pledge today that we will think about our heart and keep it healthy till our last breath. Thank you so much for your patient listening. Have a good evening. Wow, thank you so much, Aparna. And I think so it was a wonderful information what Aparna had shared with lots and lots of explanation that actually if you want to maintain your healthy heart, because see, we all have heard that how it should be, basic things we all know. But the way Aparna had explained, I think so that is something great, and we all should be thinking, yeah, we all should be uh, maintaining, है ना, या we all should be uh, giving a heart, treating ki that our heart is very 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 special, है ना. And for that we have supplementation. I know, see, it is very easy to say ki don't eat this, don't eat that, okay, include good fat, or include nice healthy diet in your, but sometimes because of our lifestyle it becomes very difficult for us to manage. But if we see, yeah, if you all see that we are having our supplementation, that is something like that, that each and every person कैन कंज्यूम इट वेरी इजीली. हमारे पास में हमारे सप्लीमेंटेशन मौजूद है. अब ये आपके ऊपर में है ना. यहाँ पर आज आप सबको ये चीज सोचने की जरूरत है कि अगर मुझे मेरे हार्ट को हेल्दी रखना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें मुझे करनी है. तो चलिए हम लोग जल्दी से, हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग मैं देख लेती हूँ. तो अगर आप लोगों के अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं चाहूंगी आप लोग जल्दी जल्दी से, आप लोग चैट में, आप लोग यूट्यूब पे आप लोग अपने क्वेश्चंस को आप लोग पोस्ट करिए, that I can take and I can ask Aparna to answer those questions. So I would request आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को आप लोग पोस्ट करिए. एवरीवन से मेरा मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आपके क्वेश्चंस अगर आप लोग पोस्ट करेंगे देन ओनली वी विल बी एबल कि हम आपको आंसर, हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर पाए. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को, या 1 minute I'll just check. Okay, so Aparna, everyone is saying thank you so much for the wonderful session. Okay, any more questions? किसी के और कोई प्रश्न है? Excellent information, excellent information. Thank you so much. Okay. Can a 12 person? Yes, because see, आप लोग जब भी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन यू कैन टेक. ओके, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या, ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर कोलेस्ट्रॉल? डॉक्टर अशोक जी पूछ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रीजन होता है. मैं समझ रही हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल का क्या रीजन है, राइट? यस यस. जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल
हमारे बॉडी में भी बनता है, और जो लिवर बनाता है, और जो हमारा डाइट है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। सो दोनों मिला के अगर हम उसको ठीक से बैलेंस ना करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे रेड मीट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है हमारे बॉडी में। हमारा लिवर ऑलरेडी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो हमें चाहिए, तो इसीलिए हमें डाइट में बहुत ही कम कर देना चाहिए कोलेस्ट्रॉल को। ओके, संदीप काले जी बोल रहे हैं एक बार और फिर से ये सेशन को अरेंज करिएगा। डेफिनेटली संदीप जी, फीडबैक टेकन। ओके, फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हार्ट हेल्थ, फरजाना जी पूछ रही हैं। सी इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। जैसे मैंने बताया, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे बच्चों पे भी असर कर रहा है। जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हम हमेशा बोलते हैं, गुड स्लीप, अच्छे से सोना, हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं। लेट नाइट्स पार्टीज होती है, लेट नाइट मूवीज देखते हैं, जिसके कारण उनका भी स्लीप इफेक्ट होता है। खाना जो है, बहुत हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं। हम लोग बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल वाले या हाई शुगर वाले या हाई नमक वाला जो स्नैक्स है उसको हम दे देते हैं बच्चों को। होममेड फूड नहीं देते हैं। वैसे भी वो पिकी ईटर्स होते हैं, तो हमको वी हैव टू मेक श्योर कि समहाउ वी इनकॉर्पोरेट दीज हेल्दी फूड्स इन देयर डाइट। तो हम लोग ही जिम्मेदार है बच्चों के लाइफस्टाइल के लिए। तो ये जो भी हमने बताया, गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज। आजकल बच्चे एक्सरसाइज भी नहीं करते। एक्सरसाइज मतलब बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं, बस अपने लैपटॉप में, अपने आईपैड में लगे रहते हैं। ये भी एक रीजन है, उनको बिल्कुल एक्सरसाइजेस नहीं मिलते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे बताया कि एक अडल्ट के लिए जो नेसेसरी है, वो सारी चीजें बच्चों में भी नेसेसरी है। गुड फूड, गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए भी करना चाहिए, और उससे उनका भी हेल्थ अच्छा रह सकता है। ओके, दिग्विजय जी पूछ रहे कि कैन कंज्यूम क्यूटेन बी टेकन इन दी 20s? यस, आई यस इट कैन बी टेकन। आप वो मतलब यू कैन जस्ट चेक, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं लिए जा सकता है, या कोई एज। आई थिंक सो अपर्णा ने अपर्णा, आई थिंक सो यू हैव एक्सप्लेन कि बहुत सारे के मिथ होता है कि जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर यानी ओल्ड एज में आता है, या फिर जो लोग सिर्फ तेल की चीज खाते हैं केवल उनको होता है। एक ये मिथ है कि अगर हम घी अगर हम खाते हैं तो हमें हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सो इस पर आप थोड़ा सा एक बार बताना चाहेंगे? हाँ, सो कोक्यूटेन एज आई सेड, ये जो है टिपिकली, हाँ यू आर राइट कि एज जैसे हमारा बढ़ता जाता है कोक्यूटेन लेवल्स कम होते जाते हैं। लेकिन आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि पोल्यूशन बढ़ गया है, केमिकल्स बढ़ गए हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है, जो that also will have an impact on our CoQ10 levels. So as a maintenance level, we can always take from our younger days as well. But definitely consult your physician in case you have any medical conditions. So this is only for healthy adults. So thank you so much. I think so Aparna, now we are getting all repeated questions. So thank you so much everyone जिन्होंने join किया, and I think so we have got great feedbacks. So definitely जो इतने लोगों ने हमसे they asking कि can you arrange similar kind of session once again. So feedback taken, sir, ma'am. Definitely we will be doing, like recently we had already done in past in when our National Nutrition Week was going on, that time Arjun had taken one session. नो, अपर्णा इज टेकिंग। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि दिल की बात दिल से बहुत जल्दी जल्दी करनी चाहिए। तो हम लोग बहुत जल्द जल्द हम लोग दिल की बात दिल से करने के लिए आप लोगों के साथ में फिर से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे। तो एक बार हम फिर से अपर्णा का दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सिंपल तरीके से
इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया और उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से अपने हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अपर्णा। और अब हम सब लोग लॉग आउट कर सकते हैं। आप लोग प्लीज इस सेशंस को, अगर जिन्होंने मिस किया, आप यूट्यूब पे आप उनको बोलिए कि वो लोग लाइव जाके ये सेशन को आज ये लोग यहाँ पे फिर से उसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। वी कैन लॉग आउट। थैंक यू। थैंक यू।